हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 कार्यपालिका। तो हम जानते हैं कि वह सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका या फिर व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का काम तो होता है कानून निर्माण करना, यानी जो देश में कानून बनेंगे उन्हें विधायिका बनाएगी। कार्यपालिका का काम होता है कि इन कानूनों को लागू करना, यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। तो तीसरा है न्यायपालिका। जो न्यायपालिका होता है यानी न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करती है, यानी अगर कोई व्यक्ति कानूनों का उल्लंघन कर रहा है तो उसे दंड देगी। तो इस पाठ में पढ़ेंगे हम कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, कार्यपालिका क्या क्या कार्य है, कार्यपालिका कैसे काम करती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब कार्यपालिका होती है 2 प्रकार की, एक तो राजनीतिक कार्यपालिका और एक स्थायी कार्यपालिका। अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसमें होते हैं सरकार के प्रधानमंत्री और नेता, प्रधानमंत्री और जितने भी नेता है, ये है राजनीतिक कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका होती है जो है सिविल सेवा सदस्य और सरकारी कर्मचारी और नौकरशाही। सिविल सेवा सदस्य यानी आईएएस और आईएएस आईआरएस, और सरकारी कर्मचारी होते हैं जो भी गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं। नौकरशाही यानी ग्रुप डी के जो काम करने वाले हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। जो भारत में है, जो राष्ट्रपति है जो है नाम मात्र की कार्यपालिका है, लेकिन जो प्रधानमंत्री है वह वास्तविक कार्यपालिका है, यानी जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री की है। और भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब हम आगे भी पढ़ेंगे कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। अब कार्यपालिका अलग अलग स्तर पर अलग अलग होती है। जैसे केंद्र स्तर पर यानी पूरे देश की कार्यपालिका होती है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उसकी मंत्रिपरिषद। और राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर की कार्यपालिका होती है मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद। दोस्तों, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद अलग होती है और मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद अलग होती है। भारत के संविधान में संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि जो देश में जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित होती है। अब कार्यपालिका के 2 प्रकार है। पहला तो है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, यानी पूरे समाज के नेतृत्व के, और दूसरी है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका में भी 2 होती है, एक तो संसदीय शासन व्यवस्था, एक अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। और एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित कार्यपालिका में होती है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली, यानी जो कि भारत में लागू की गई है। इसमें सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहा जाता है। इसमें जो सरकार का प्रमुख होगा वह आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है। यह उस दल का नेता होता है जिसे विधायिका में बहुमत होता है। यह उस दल का नेता होता है, यानी जिसमें विधायिका को बहुमत मिलता है ना, वो यह उस दल का नेता होता है। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। जो भारत में है वहाँ यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। यहाँ राष्ट्रपति भी होता है जो नाम मात्र का प्रधान होता है। यहाँ पर राष्ट्रपति भी होता है लेकिन जो है नाम मात्र का प्रधान होता है। और ये व्यवस्था अपनाई गई है भारत में, ब्रिटेन में, जापान में, जर्मनी में आदि देशों में ये व्यवस्था अपनाई गई है। अब हम पढ़ेंगे दूसरी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है। इसमें जो है राष्ट्रपति प्रमुख होगा, ये राज्य तथा सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का और सरकार का दोनों का ही प्रधान होता है। इसमें राष्ट्रपति ताकतवर तो होता है तथा आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। इसमें जो है राष्ट्रपति ताकतवर होता है और प्रत्यक्ष मतदान यानी आमतौर पर जनता द्वारा चुना जाता है। और यह व्यवस्था है अमेरिका, ब्राज़ील आदि देशों में ये शामिल है। अब हम पढ़ेंगे अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, यानी इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, परंतु राष्ट्रपति के दैनिक संपादन के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान होती है। इसमें कई बार राष्ट्रपति और महत्वपूर्ण एक ही पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन वह अलग अलग पार्टी के हुए तो उनमें विवाद हो सकता है। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो है एक ही पार्टी के तो हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग पार्टी के होंगे तो इनमें विवाद हो सकता है। और यह व्यवस्था अपनाई गई है फ्रांस में, रूस में और श्रीलंका में। अब हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका, यानी जो भारत में राष्ट्रपति है उसमें संघ की कार्यपालिका में क्या भूमिका है।
भारत का संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। जैसा कि हमने आगे पढ़ा है कि भाई संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर राष्ट्रपति जब से अपना पद ग्रहण करेगा जब से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहेगा। इसका चुनाव सीधा जनता के द्वारा नहीं होता। जो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति का चुनाव है जो सीधा जनता के द्वारा नहीं होता बल्कि जनता द्वारा चुने गए विधायक सांसद द्वारा होता है। जो हमारे जनता द्वारा अगर विधायक और सांसद चुने जाते हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत गुप्त मतदान के आधार पर किया जाता है। जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, उसके तहत जो गुप्त मतदान होता है के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रपति के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, कानूनी, विधायी तथा आपातकालीन शक्तियाँ होती है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। राष्ट्रपति के पास एक कानूनी, विधायी और आपातकालीन शक्तियाँ होती है और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अगर राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा तो उसे मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद बहुमत दल के नेता होते हैं। जो प्रधानमंत्री होगा और उसकी मंत्रिपरिषद होगी वो बहुमत दल के नेता होते हैं, मतलब जिसे बहुमत मिलता है, जिससे कि अधिकांश राष्ट्रपति को इनकी बात माननी पड़ती है। और अगर ये दोनों ही बहुमत दल के नेता होंगे तो राष्ट्रपति को इनकी बात माननी पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है। पहली है राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, जिससे वह संसद द्वारा पास विधेयक पर सहमति लेने में देरी कर सकता है या फिर इन विधेयकों को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है जिसमें अगर संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होता है तो वह विधेयक पर सहमति देने में यानी हस्ताक्षर करने में देरी कर सकता है या फिर इन विधेयकों को पुनः विचार के लिए यानी वापस भेज सकता है। परंतु विधेयक पुनः पारित होने पर राष्ट्रपति इन पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर लेकिन संसद में से वापस विधेयक पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब इसमें एक नोट है जो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो के बारे में पढ़ेंगे हम। संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है जिससे कि वित्तीय विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाना पड़े। राष्ट्रपति विधेयकों को लंबित कर सकता है, इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। मतलब संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई भी समय सीमा तय नहीं है जिससे कि वह वित्तीय विधेयकों को पुनः विचार के लिए लौटाना पड़े और राष्ट्रपति विधेयकों को लंबित भी कर सकता है और इसे ही पॉकेट वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति बहुमत दल वाले नेताओं में से पीएम के रूप में नियुक्त करता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि किसी को बहुमत प्राप्त न हो या गठबंधन वाली सरकार न बने या पीएम पद के लिए एक से ज़्यादा दावेदार खड़े तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर निर्णय लेता है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति की विधायिका में क्या शक्तियाँ हैं। पहला है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान होने पर 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत करता है। जो राष्ट्रपति के द्वारा है राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्राह्वान करने या लोकसभा को भंग करने से संबंधित जो संसद का सत्र को आहूत भी कर सकता है, सत्राह्वान भी कर सकता है और लोकसभा को भंग भी कर सकता है राष्ट्रपति। संसद के एक सदन में या दोनों सदन में अभिव्यक्ति की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है वो संसद में एक सदन और दूसरा सदन दोनों सदन में वह अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है। सैन्य पदों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में समाहित होती है। जो सैन्य पद है यानी जो तीनों सेना है उसकी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही विधेयक बनता है। संसद में किसी भी विधेयक को पेश करने की पूर्ण सहमति आवश्यक है। संसद में किसी भी विधेयक को पेश करने की पूर्ण सहमति
आवश्यक है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। जो राष्ट्रपति होता है भारत का संवैधानिक अध्यक्ष भी होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होता है। यह भारत में कार्यपालिका का अवास्तविक अध्यक्ष होता है, संविधान का अध्यक्ष होता है। जो भारत में है कार्यपालिका का अवास्तविक अध्यक्ष होता है और संविधान का भी अध्यक्ष होता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का प्रावधान। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 53 इसके अनुसार कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है। जो संघ की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 74 इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम या माफ कर सकता है। इसके अनुसार जो राष्ट्रपति किसी भी सजा को कम भी कर सकता है और माफ। अब हम पढ़ेंगे सजा को कम करने के समाधान। सजा को कम करना या माफ करना सर्वोच्च न्यायालय से कार्रवाई करेगा संभावना होने पर। अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 86 इसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। जो अनुच्छेद 86 है उसके अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसा कानून जो लागू होने से पहले ही काम करना प्रारंभ कर दे तो अध्यादेश कहलाता है। ऐसा कानून जो मतलब लागू नहीं हुआ है और उससे पहले ही अपना काम करना चालू कर दे तो वह अध्यादेश कहलाता है। अनुच्छेद 108 राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। जो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। नोट, जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक को दूसरा सदन मानने से स्पष्ट मना कर दे तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अगर एक सदन में अध्यादेश पारित हुआ है एक सदन में विधेयक पारित हुआ है, अगर दूसरा सदन उसे मानने से मना कर दे तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, दोनों सदनों के बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 23 है इसके अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। जो अनुच्छेद 23 है इसके अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के अनुसार सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और इसमें 3 मंत्री होते हैं, एक केंद्रीय मंत्री, एक राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों में शामिल रूप को मंत्रिपरिषद कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर मंत्रिपरिषद कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे नियुक्ति संबंधित अधिकार, यानी राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है। पहला है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और भाषा आयोग व पिछड़ा वर्ग आयोग व अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के राजदूतों व राजाओं की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य और राज्य के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।